जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सवाल हमारा ये कि कराची में जारी खून रेजी का जिम्मेदार कौन है? क्या सियासी जमातें दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही हैं? और टारगेट किलिंग्स में कौन कौन से अनासर हैं जो मुलविस हैं? और फौजी ऑपरेशन अगर किया जाता है तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि सियासी जमातें नाकाम होती हैं या नहीं। हमें ज्वाइन किया हमारे मौजूद मेहमानों ने, तारुफ कराते हैं। शाही सैयद साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, सदर हैं ANP सिंध के, आपको वेलकम कहते हैं। कराची से ही हमें ज्वाइन करेंगी शर्मिला फारूकी साहिबा, मुशीर इत्तलात हैं सिंध गवर्नमेंट की, आपको भी वेलकम कहते हैं। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मरकजी तर्जुमान भी, आपको भी वेलकम कहते हैं। पहले हम जरा कराची में बात कर लें कि हालात को देख लें कि क्या है। शाही सैयद साहब, आपसे आगाज करते हैं गुफ्तगू का। मैंने कुछ आगाज में स्टेटमेंट्स पढ़ी, कुछ आपकी जानिब से थी, कुछ MQM की जानिब से थी, लेकिन मैं वजाहत भी करती चलूं। MQM को हमने दावत दी थी आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए, लेकिन उन्होंने आपके साथ बैठने से इनकार कर दिया। मेरा सवाल ये है कि कराची में जो जारी खून रेजी है, दहशत गर्दी है, कहा जा रहा है भत्ता माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, ये माफिया इतने कराची में मौजूद हैं, तो इनकी निशानदेही क्यों नहीं की जाती? ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? अज़मा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर इंसान बीमार है तो बीमार को मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक। अगर माफिया है, वो चाहे कुछ भी मुराद कोई उस तरह कोई पार्टी का नहीं, माफिया किसी पार्टी का नाम नहीं है। माफिया जो भी ड्रग माफिया, लैंड माफिया, भत्ता माफिया या किसी भी किस्म का गैर कानूनी जुर्म जो पाकिस्तान के आईन में, इस्लाम में हमारा मना है, वो जो भी काम करता है, सही, हम तो चाहते हैं कि उनका इलाज क्या है। उनका इलाज, हमारे पुलिस में तो अभी कोई हिम्मत नहीं रही, पुलिस के जवान भी शहीद हो गए। उसके बाद रेंजर्स भी काफी अरसे से बैठी हुई है। वो जब महीने में पावर मिल जाता है तो कुछ खामोश होते फिर हो जाता है। इसका मतलब या तो रेंजर्स कम है या उनके पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं है। तो वाहिद हमारे पास यही हाल है कि हम चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड यहां पे ऑपरेशन किया जाए कराची में और डिवेपनाइजेशन किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जो से पूरा पाकिस्तान, पूरा दुनिया से यह अपील करता हूं कि अगर मेरी बातों में कोई गलत है तो मुझे और लोग मशवरा दे, मना करता कि मैं वो बात ना करूं। मैं तो चाहता हूं कि पहले मेरे पार्टी से शुरू करें कि मेरे झंडे के नीचे मेरा लाल कपड़ा, 15 रुपए का लाल कपड़ा, आप भी माशाल्लाह दुपट्टा जो लाल डाला है, आप भी एमपी वाले नजर आते हो। अब अगर कोई भी लाल झंडा लेके गलत काम करता है, मैं, मेरा पार्टी का कोई बंदा उसको सपोर्ट करे तो मैं कसूरवार हूं। अगर लाल झंडा जिसके पास भी, चाहे मेरे ऑफिस का तलाशी लेना चाहे, मैंने पहले भी बोला था, अब भी कहता हूं कि आगे सबसे पहले मर्दाना उससे शुरू करे, मुझसे शुरू करे। अगर कोई भी किसी भी क्रिमिनल में, किसी बते में कोई भी हमारे बंदा इन्वॉल्व है, हमारा कोई पार्टी वाला उसकी सपोर्ट करे तो हम कसूरवार है। लेकिन हम ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आप मर्दान हाउस से आगाज करें कि अगर इस तरह के लोग मुलविस हैं, लेकिन हमने देखा संगीन इल्जामात लगाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके दौरान ANP, आपका मैं हवाला दूंगी, आप MQM पे अटैक करते हैं, MQM जवाबी कार्रवाई आप पे अटैक करती है। उसके बाद हम देखते हैं टारगेट किलिंग्स में मजीद इजाफा होता है। तो फिर सवाल तो ये पैदा हुआ कि सियासी जमातें, जो कराची में 2 सियासी जमातें मौजूद हैं, बयानबाजी के बाद इस तरह के वाकयात में शिद्दत आ जाती है। आसमा, मेरे पहले भी आपको बताया, अब भी बता दूं, देखो बात सुनो, मैंने 2007 से मुशर्रफ के दौर से चीख रहा हूं, कराची में जो हालात खराब हो रहे हैं, ये असले का ढेर बना हुआ है। हर बंदे के पास असला है, हर पार्टी के वाले के पास असला है, क्रिमिनल भरे हुए, बत्ते चल रहे हैं, इलाकों पे कब्जे हो रहे हैं, पावर के कब्जे है, जमीनों के कब्जे, ये सारे गलत है। जो काम भी गलत हो रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या तरीका है मेरे पास? जो पुलिस है, पुलिस तो खुद बोलते कि भाई हमने और नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो बेवाएं हैं उनको तो फिर पेंशन भी नहीं मिलता। तो जब पुलिस के ताने से आपको मायूसी होगी तो फिर किसके पास जाओगे? जाहिर बात मैं यही अपील करूंगा कि भाई यहाँ पे ऑपरेशन करे और कराची में सबसे पहले असले से साफ किया जाए। अगर मेरी ये बातें, मैं तो बोलता हूं इसको सेफ सिटी बनाए, इसको ट्रेड सिटी बनाए, ये कारोबार पाकिस्तान। जब हम सारी पार्टियां कहते हैं कि कराची हब है, कराची बिजनेस है, कराची शाहरग है, ये सारी बातें सिर्फ जुबानी है या अमली दिखाओ? यहाँ जो बेसुकूनी है ये सिर्फ पश्तो बोलने वाले नहीं है, हर जुबान वाले यहाँ पे परेशान है, हर मजहब मसलक वाले इधर परेशान है, हर कौमियत वाले यहाँ पे परेशान है, या कोई कुछ नहीं है। उर्दू बोलने वाला भी परेशान तो पश्तो बोलने वाले भी परेशान है। अगर यहाँ पे कोई मसलक वाले भी, शिया भी परेशान तो सुन्नी भी परेशान है, यहाँ पठान भी परेशान है, पंजाबी भी, बलोची भी, हर आदमी अपने अपनी जगह में परेशान है भाई। सारे पाकिस्तानी वहां पे मौजूद हैं। मैं सदीकुल फारूक साहब, आपने कराची के हालात देखे होंगे, वाकयात भी देखे होंगे। मुस्लिम लीग नून ने 10 पॉइंट अपना जो एजेंडा दिया था उसमें कराची का जिक्र शामिल नहीं है, और इनडायरेक्ट उसमें आप कहने शामिल है, लेकिन कराची का वाज़ेह जिक्र नहीं, क्योंकि कराची मेन हब है। कराची अगर डिस्टेबलाइज होता है तो पूरा पाकिस्तान उस पर असर होता है। आप क्या देख रहे हैं जो कराची के इस वक्त हालात हैं? जिम्मेदार सियासी जमातें हैं वहां पे, जो इस वक्त 3 सियासी जमातें मौजूद हैं। बहुत जल्दी से मैं, ताकि वक्त न ज़ाया हो, बुनियादी तौर पर इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार मार्शल लॉ के अदवार,
ज़ियाउल हक आए या उससे पहले अयूब खान थे या ये परवेज़ मुशर्रफ, जब मार्शल लॉ लगता है तो कौमी जमातों को गैर मुअस्सर करने के लिए लिसानी और इलाकाई और मुतशद्दद तंजीमों की सरपरस्ती की जाती है, उन्हें मजबूत किया जाता है और उनके ज़रिए से वो अपना इक़्तिदार बाकी रखते हैं। ये जो MQM है, जो महाजर कौमी मूवमेंट और महाजर आल पाकिस्तान महाजर तलबा, ये कहते यही हैं, और अगर 94 की इनकी सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशन है वो देख लें तो वो दावा ही उनका सिर्फ महाजरों का है कि हम महाजरों के नुमाइंदा हैं। अब उन्होंने जब पहले अल्ताफ़ साहब की पॉलिसियों ने पहले तो सिंधियों के खिलाफ मारा, सिंधियों को, जवाब में कुछ इनके भी लोग मरे, फिर इन्होंने उनके साथ सुलह करके GM सैयद और उन लोगों से, तो फिर इन्होंने पंजाबियों और पख्तूनों को मारना शुरू किया। उसके रद्द अमल में उस वक्त पंजाबी पख्तून इत्तेहाद बना रद्द अमल में, तो जब उन्होंने भी इनको ज़रा गिरफ्त की तो जाके कुछ थोड़ा सा अमन कायम हुआ, एक बैलेंस ऑफ पावर। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में MQM को बड़ी ताकत मिली। अब इस वक्त सिंध के वज़ीर दाखिला जो है, हाँ जी, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से टारगेट किलर्स मेरे पास उन्होंने कहा है कि तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी मुत्तफिका रिपोर्ट है। उधर अभी आपने क्लिप दिखाया डॉक्टर फारूक सत्तार का, वो कहते हैं जी अवामी नेशनल पार्टी वाले हैं, और शाही सैयद साहब ने ये कहा है कि अगर आप झूठ बोलना बंद नहीं करोगे तो हम सच बोलेंगे। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई हुकूमत इसलिए है कि जब उनके जिम्मेदार मिनिस्टर ने एजेंसियों की मुत्तफिका रिपोर्ट सामने लाई, उस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यही सवाल हम करते हैं शर्मिला फारूकी साहिबा से, कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। आप गार्डन में बैठी हैं, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आपके लिए काफी ठंड है वहाँ पे। शर्मिला, आपको गुफ्तगू में वेलकम भी कहते हैं। आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी कराची के, मुझे तो जो समझ आ रही है मसला कराची के कंट्रोल का है, जो बयानात हम सुनते हैं, लेकिन एक टर्म बार बार यूज की जा रही है कि भत्ता माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, दहशतगर्द हैं। एक और माफिया है, एक ठप्पा माफिया, जो इलेक्शनों से 3 दिन पहले लोगों से उनके शनाख्ती कार्ड शहरियों से ले लेते हैं क्लाशनिकोव की नोक पर, TT की नोक पर, और अपनी मर्जी से ठप्पा लगा के और जनाब अपनी हक में सीटें जो है जीत लेते। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है शर्मिला वहां पे इस वक्त कराची में, तो आपके कोलेशन पार्टनर भी हैं जो हमेशा लड़ाई झगड़ा हम वहां पे देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ओवरऑल हमें तो लगता है नाकाम हो चुकी है कराची को संभालने में इस वक्त। शुक्रिया अस्मा। देखिए, जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, बेशक वो एक इकोनॉमिक हब है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, शहरग है, लेकिन कराची के जो डायनामिक्स हैं वो बड़े पेक्यूलियर हैं। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर ड्रग माफिया है, लैंड माफिया है, भत्ता माफिया, तमाम चीज़ें, लेकिन ये तमाम चीज़ें ये पिछले 3 सालों में नहीं आई हैं। इसकी एक तवील तारीख है। जनरल ज़िया का अगर आप दौर ले लें तो क्लैशनकॉफ और ड्रग माफिया का कल्चर वहाँ से शुरू हुआ है। कराची में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और पिछले कई सालों में ड्रग माफिया और लैंड माफिया में यहाँ अपने पैर जमाए हैं। ये बात भी तय है कि इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के हवाले से वो कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हैं और सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी बनती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर दाखिला है जो होम मिनिस्ट्री संभाले हुए हैं, लेकिन उन्हें तो खामोश करा दिया गया। शर्मिला, एक पॉइंट तो जो उनकी गुफ्तगू थी, जो उन्होंने कहा गया कि मेरे पास 26 टारगेट किलर जो मौजूद हैं, जिनका एजेंसीज की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स का हवाला दिया, उसके बाद उनको खामोश करा दिया गया। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करती चलूं कि उन्होंने 60 टारगेट किलर्स की बात करी, लेकिन तकरीबन 86 टारगेट किलर्स जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, खामोश किसी को नहीं कराया गया है। 26 हों कि उसमें दीगर और जो टारगेट किलर्स हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, मज़ीद तफ्तीश हो रही है, मुकदमात अदालतों में। अब देखिए ना अस्मा, बात यह है कि जब तक अदालतों से आपको सज़ाएं नहीं आएंगी, इंसाफ मुहैया नहीं होगा, और अगर जिस तरीके से 3 रोज़ कबल हाई कोर्ट ने कालादम तंजीम के 3 दहशतगर्दों को बाइज्जत बरी कर दिया, जिनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सजाए मौत दी थी, तो आप मुझे बताइए कि फिर ये छूटते जाएंगे? हम तो पकड़ते हैं, फिर ये कहा जाता है कि जी लैक ऑफ एविडेंस है। अगर एंटी टेररिस्ट कोर्ट ऑन दैट सेम एविडेंस आपको सजाए मौत देता है और हाई कोर्ट जाके बरी कर देता है ऑन लैक ऑफ एविडेंस और बेनिफिट ऑफ डाउट देता है, प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट का फर्ज है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो अभी जो मसला आ रहा है ना, देखिए जो अक्सर जो मसला आता है उसमें नो डाउट के बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं। लेट मी बी वेरी कैटेगोरिक, हुई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ANP और MQM का एक तल्ख माजी है। आज भी
बहुत सारी जो रिकंसिलेशन की हमारी जो एफर्ट्स हैं वो ग्रास रूट लेवल तक मुस्तहकम नहीं हुई हैं। अब आप फिर देखिए एक और चीज होती है कि हमने एक ज़ाब्ता अखलाक जो है चंद माह कबल साइन किया था ANP, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। फिर दोनों जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा गया वो दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है, उसको पकड़ो, ये गलत है, वो गलत है। अच्छे बुरे लोग हमारी सफों में समझा सकते क्रीप इन होते हैं, हमें अपनी सफों से निकालने किसी को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अब जो रहमान मलिक साहब आए, कल रात प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया और फिर रहमान मलिक को यहाँ भेजा, तो देखिए ये क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन हमें तो लगता ही है कि रहमान मलिक साहब वो मनाने के चक्रों में ही रहते हैं कि वो कभी कराची चले जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। जरदारी साहब कल रात प्राइम मिनिस्टर साहब ने असलंदियार वली साहब से और अल्ताफ हुसैन साहब से बात करी और उसके बाद जो मैसेज आया वो अच्छा था कि तमाम जो कारकुनान है पुरअमन रहे, लेकिन उससे पहले जो डैमेज हो गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो मजीद इश्तियाल फैल गया। अब आप देखिए एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अखबार नहीं पढ़ता, वो टेलीविजन चैनल देखता है, और जब आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, एक दूसरे को दहशतगर्द कहेंगे, तो जाहिर बात है मजीद इश्तियाल क्या हालात होंगे। जी सदीक फारूक साहब, फिर अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो फिर मामला तो कंट्रोल में नहीं आएंगे। कि एक तो जो वजीर दाखिला है सिंध के, उन्होंने अभी फिर बाद में जब इन पैचअप हुआ MQM से और वो वापस आ गए ट्रेजरी बेंचेस पर, तो उन्होंने कहा कि मैं माजी में जज्बाती हो गया था, आइंदा मैं जज्बाती नहीं, मैं खामोश रहूंगा, गोया मतलब कि मैं आइंदा खामोश रहूंगा। दूसरी बात, अभी जो अपना शर्मिला फारूकी साहिबा ने ये कही, ज़ाब्ता अखलाक पर अमल नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन से बात हुई और उन्होंने कारकुनों को पुरअमन रहे। इसका मतलब ये है कि कराची में अमन की कुंजी या टारगेट किलिंग या दहशतगर्दी की कुंजी जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब के पास है। चाहे बराह रास्त इन्होंने ना कहा हो, मैं इससे नतीजा अख्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप बात करते हैं तीनों और तीनों में एक बात तय हो जाती है तो 10 दिन 15 दिन महीना अमन रहता है, कोई कत्ल नहीं होता। जब बयानबाजी शुरू होती है तो उसके बाद फिर कौन है, किसके पास कातिल टीमें हैं, कौन है जो कत्ल करते हैं, कौन है जो उन्हें पकड़ते नहीं हैं। देखिए माजी में जितने पुलिस वालों ने नसीरुल्लाह बाबर साहब जो थे अपना उस वक्त के वजीर दाखिला मरकजी, उन्होंने जो वहां ऑपरेशन किया, जितने पुलिस वालों ने उसमें हिस्सा लिया, सारे पुलिस वालों को एक एक करके उनकी टारगेट किलिंग हुई। मैं ला नहीं सका, अगर दोबारा प्रोग्राम में सबकी तस्वीरें सबके नाम लेकर आएंगे। मैं शाही सैयद साहब से भी सवाल करूंगी, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद शाही सैयद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कराची में अमन की कुंजी किसके पास है और अमन कैसे आ सकता है, और बयानबाजी अगर जारी रही तो क्या मजीद इस तरह के वाकयात भी रोनुमा होते रहेंगे। इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।